अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे शायद उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी गई। आज से तकरीबन 20 साल कबल अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ इस मुल्क पर जंग मुसल्लत की और 8 साल के दौरानिए में ये मुल्क तबाही और बर्बादी से दो चार हुआ। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक अहम अरब मुल्क इराक़ की। आप सभी जानते हैं कि इराक़ की तरक्की का रास्ता रोक कर उसके अवाम को बदहाली, बेरोज़गारी और महंगाई समेत माशी बहरानों से दो चार कर दिया गया। इराक़ अपनी खारजा पॉलिसी के बायस मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत बनाकर ख़ुद को सहारा देने की कोशिशें कर रहा है। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क ने भी अपना हक अदा किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर इराक़ में मौजूद हैं, जहाँ दोनों ममालिक के माबैन मुफ़ाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से अहम मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। साथ ही साथ तिजारत को डिस्कस किया गया है, सरमायाकारी के उमूर डिस्कस हुए हैं, टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ है। नाज़रीन, इराक़ ने ईरान के साथ 8 साल तक जंग लड़ी, मगर अब दोनों ममालिक तेल और गैस की तलाश के मुआहदे पर सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। इराक़ अब नए अज़्म लिए शाम समेत दीगर अरब ममालिक से भी ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है, लेकिन इसकी तबाही का सबब बनने वाला अमरीका आज भी इसे पाँव पर खड़ा करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस कदर मजबूत होंगे और ख़ासतौर पर इराक़ को इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इस पर आज आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसन तारिक भट्ट साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस मामले पर। अमरीकी जंग में तबाही से दुचार होने और गुर्बत की दलदल में धंसे हुए अरब मुल्क इराक़ ने अपने पांव पर खड़ा होने के लिए दोस्त ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं। पाकिस्तान भी बरादर इस्लामी मुल्क के साथ दोस्ती को खास अहमियत देता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त 3 रोज़ा दौरा पर इराक़ में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान और इराक़ के माबैन मफ़ाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इन मफ़ाहमतों में सकाफ़ती ताउन को बढ़ाने के साथ सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़े का खात्मा शामिल है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुंचे तो हवाई अड्डे पर इराक़ के नायब वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद हुसैन ने वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम के हमरा उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इराक़ में उनका ये पहला सरकारी दौरा था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इराक़ी आला क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकातों में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर समेत तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इराक़ के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार और बाहमी ताउन के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। इराक़ के वज़ीर आज़म मोहम्मद शयाद सोडानी से भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से इराक़ी अवाम और हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इराक़ के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने इराक़ी हम मनसब फवाद हुसैन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इराक़ और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। Pakistani workforce is renowned around the world for their efficiency, skill set and determination, and we hope to enhance avenues of collaboration in interests of sustainable development with both our countries. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मज़ीद 2 दिन इराक़ में क़याम करेंगे। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ और पाकिस्तानी ज़ायरीन को इराक़ में सहूलियात की फ़राहमी पर भी बातचीत होगी और वज़ीर ख़ारिजा नजफ़ और करबला भी जाएंगे। आज से 20 साल कबल इराक़ की हालत इस वक्त बदतर हो गई थी जब अमरीका ने इत्तेहादी ममालिक से मिलकर केमिकल हथियारों की मौजूदगी का बहाना बनाकर इराक़ी सरजमीन पर हमला कर दिया था। मतलूबा हथियार तो न मिले, अलबत्ता इस जंग में इराक़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अवाम गरीब और बेरोजगारी का शिकार हो गए, बिजली, पानी और बुनियादी सहूलियात नापैद हो गईं और ये मुल्क पस्ती और मसाइल की दलदल में धंसता चला गया। लाखों बेगुनाह इराकी भी इस जंग में लुकमाए अजल बन गए थे। इराक अब दोस्त ममालिक से सिफारती ताल्लुकात को असर नौ बेहतर बना रहा है।
इराक ने अपने हमसाया मुल्क शाम से कभी भी ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए। शाम की खना जंगी के दौरान खास तौर पर इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ लड़ाई में दो तरफा करीबी ताउन बरकरार रखा और अब पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन के मुआहिदों से मजीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है। हसन तारिक बट मौजूद हैं जी हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी PTV से मुंसलिक है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हसन, पहले तो ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा कि वाई इराक, इराक को क्यों चुना गया है विज़िट करने के लिए? बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनमें हमारे वज़ीर ख़ारिजा तशरीफ़ ले गए हैं, उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे ममालिक भी थे जिनके आज से पहले हमारे आवाम नाम भी नहीं जानते थे। और अब हम देख रहे हैं कि एक तवील जंग के बाद तबाहाली का शिकार जो मुल्क है इराक, वहाँ हमारे वज़ीर ख़ारिजा पहुँचते हैं। क्या मकासद हैं, क्या वहाँ से पाकिस्तान हासिल करना चाहता है, क्यों इराक से हमारे ताल्लुकात जो हैं उनका मजबूत होना हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा? हसन, पहले तो ये फरमा दीजिएगा। हसन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हसन से रब्ता मुनक़ता हुआ जी, कोशिश करते हैं दोबारा से हम हसन से बात कर सकें। जानने की कोशिश हम यही करेंगे कि हसन सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हसन फरमाइएगा, सवाल मेरा यही है कि इराक क्यों, ये विज़िट इतना ज़रूरी क्यों है पाकिस्तान के लिए? क्यों हमारे वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर हैं? ये एक वो सवाल है जो आवाम के जहन में आता है जब भी हमारे वज़ीर ख़ारिजा किसी ऐसे मुल्क का दौरा कर रहे होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा कोई तरक्की याफ्ता नहीं समझते हैं, या हमारे अपने मुल्क के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशरी हमारे आवाम नहीं समझते हैं कि ये विज़िट या ये मुल्क हो सकता है। तो वाई इराक, हम ये जानना चाह रहे हैं आज आपसे हसन। जी बिलाल, जी सॉरी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो इराक है वो जी 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 इज़ अ वेरी गुड कंट्री। ये भी ग्रो कर रहा है, वॉर ख़त्म हो हाँ, चुकी है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है, एनर्जी ठीक है। रिच जो है वो एक मुल्क है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी भी एक पॉलिसी है कि हम जो कन्वेंशनल कंट्रीज़ हैं जैसे US, यूरोप, कनाडा, इसके अलावा हाँ, भी जो है हम नई मार्केट जो है वो अपनी जो है वो तलाश कर रहे हैं पाकिस्तानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। और इस हवाले से इराक जो है वो एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट है हमारे लिए, जिसको हम आउटरीच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये जो आपका इराक है, यहाँ पर हमारे जो जो मजहबी मकामात हैं उनकी ज़ियारत के लिए यहाँ से बड़ी तादाद में पाकिस्तान से ज़ायरीन भी जाते हैं। और इस जाते हैं हवाले से भी बिल्कुल। ये दौरा जो है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ताउन के अलावा जो ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक अदद सेंटर का संग बुनियाद भी रखा जाएगा शायद करबला में। और इस हवाले से ये दौरा जो है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है जी। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल ज़िम्मेदार जो इसकी तबाही के हैं, आपको मालूम है कि मैं किस मुल्क का ज़िक्र कर रही हूँ, नाम भी ले देती हूँ, अमेरिका जैसे ममालिक, वो क्यों उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं? और अगर हम तक ये मालूमात नहीं हैं, अगर उन ममालिक की जानिब से भी यहाँ कुछ काम हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रा वो भी बता दीजिएगा। उसके बाद फिर से हम अपने वज़ीर ख़ारिजा की विज़िट की जानिब आएंगे। हसन जी बिल्कुल, इराक इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। और अभी रिसेंटली चाइना ने भी एक ह्यूमंगस किस्म का $30+ बिलियन का जो है वो एक जो है वो डील कह लें आप, एक प्रोजेक्ट जो है कनेक्ट एशिया के नाम से जो है वो इराक के हवाले से जो है वो लॉन्च किया है। तो दिस एक्चुअली शोज़ के जो ग्लोबल पावर्स हैं वो इराक को जो है वो एक सिग्निफिकेंस जो है वो अहमियत दे रही हैं, जिसको लेवरेज किया जा सकता है। पाकिस्तान भी अपने दो तरफा ताल्लुकात, अपनी तजारत, सरमायाकारी, स्पेशली जो आपकी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, जो यहाँ से स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इस किस्म की जितने भी जो हैं वो एक वसी मौके जो हैं वो पैदा होंगे। और जिनसे फ़ायदा जो है वो उठाने के लिए यही वो टाइम है कि जिसके अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं वो अपने गवर्नमेंट और स्पेशली पीपल टू पीपल जो जो कॉन्टैक्ट्स हैं, रवाबित हैं, उनको मजबूत करें। और आज के दिन जो 2 अदद MOUs बिटवीन पाकिस्तान एंड इराक जो साइन हुए हैं, उसके अंदर एक जो है वो है जो हमारे सफारती पासपोर्ट हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए वीज़ा एबोलिशन यानी वीज़े की शर्त जो है उसको ख़त्म किया गया है। उस हवाले से एक MOU साइन हुआ है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान जो सकाफ़ती ताउन है उसके फ़रोग़ के लिए भी जो है एक अदद MOU साइन हुआ है। और इससे जो है वो हम दोनों ममालिक के दरमियान जो पीपल टू पीपल जो अवामी रवाबित हैं वो ग्रो करेंगे। और जो की एलिमेंट है, अगर आपने बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्ट को बढ़ाना है, म्यूचुअल जो इन्वेस्टमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान ग्रो करनी है,
تو دس از دا ہائی ٹائم اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر آپ نے اس اپرچونٹی سے فائدہ لینا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا فائدے کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب اتحاد ہے وہ اب باقی ممالک کے زیر اثر نکلنا چاہتا ہے، اس کے اثر سے نکلنا چاہتا ہے، اور آپسی اتحاد جو ہیں یہ عرب ممالک یہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان جو گلے شکوے تھے، جو آپس میں معاملات کچھ گڑبڑ تھے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. شام کا معاملہ بھی ہمیں بہت زیادہ حد تک آگے اس میں پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ترکی نے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے مختلف ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں. اور ابھی ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ عراق اور ایران بھی آپسی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا اسی تناظر میں ہو رہی ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ قریب آئیں اور جو دوسرے ممالک ہیں جو کسی اور خطے کسی اور جگہ سے بیٹھ کے ان پر اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے حسن، ان کو ختم کیا جا سکے، اس اجارہ داری کو ختم کیا جا سکے؟ آسما یہ بڑا میں کہوں گا کہ بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے. ویری انسائٹفل اٹسیلف. آپ کا کوشچن اٹسیلف از این آئی اوپنر کہ بالکل جو دنیا جس طریقے سے بدل رہی ہے، جو گلوبل پالیٹکس ہے، اس کے اندر جو پہلے سنگولر اینٹی کا کانسیپٹ تھا، سنگل پاور کا کانسیپٹ تھا، وہ اب چینج ہو رہا ہے. اب جو اٹس اے ویری ڈفرنٹ ورلڈ ناؤ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روایتی حریف جن کو کہا جاتا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کو راضی ہیں. سعودی عرب اور ایران کی مثال آپ نے ویری ایلونگیٹلی خود دی کہ کتنا پرانا جو ہے وہ یہ روایتی حریف جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور اب جو ہے ان کے درمیان بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ معمول کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بدلتی دنیا ہے، اس کے اندر عرب ممالک بھی جو ہے وہ آپس میں لائک اینی نیبر کنٹریز، جیسے یورپ میں جو ہمسایہ ممالک نے مل کر ایک یونین بنائی اور اس طرح ایک جو ہے وہ اکنامک اینٹی کے طور پر ابھرے، تو عرب ممالک بھی آہستہ جو ہے وہ اس خطے میں قریب آ رہے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر بھی جو خواہش یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ایبلٹیز کو لیوریج کر کے گرو کیا جائے. اور اس حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا جو یہ عراق کا دورہ ہے وہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عراق جو ہے وہ اب وہ فوکس آف اٹینشن جو ہے وہ بن رہا ہے، تو اسی طرح پاکستان نے بھی جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ عراق کو دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے ملک کے اندر جو مواقع موجود ہیں اس کو بہتر استعمال میں لا کر دونوں ممالک کے فوائد کے لیے استعمال کیا جا سکے. اب یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی، اور ظاہر ہے عراقی جو اہم شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی، چاہے وہ وہاں کے صدر ہوں، پی ایم ہوں یا پھر وزیر خارجہ ہوں. بہت شکریہ حسن طارق بٹ، آپ آگاہ کر رہے تھے ہمارے وزیر خارجہ کے اس اہم دورے کے حوالے سے. حسن طارق بٹ جی سینئر صحافی ہمیں بتا رہے تھے کچھ ڈیٹیل اس دورے کے حوالے سے، اور ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے کہ یہ دورہ کس تناظر میں ہے، اس سے کیا مقاصد جو ہیں وہ پاکستان حاصل کر سکتا ہے، کیا فوائد اس سے جڑے ہیں عراق کے، اور کس طرح سے باقی ممالک جو ہیں وہ بھی ہمیں عراق کے قریب آتے دکھائی دیتے ہیں. تباہ حال ملک ہے لیکن اس کی تباہی کو کم کیا جا سکتا ہے، کچھ اس کا ہاتھ بانٹا جا سکتا ہے، کچھ اس کی عوام کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے اگر باقی ممالک اس کا ساتھ دیں. اور پاکستان نے بھی یقیناً بھرپور ساتھ دینے کے عزم کے ساتھ یہ وزٹ جو ہے ہمارے وزیر خارجہ کر رہے ہیں. اس میں ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں، 3 روزہ یہ وزٹ ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن جی اب ہم ایک اور بڑے اہم ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایشو ہے گلوبل وارمنگ. اور اس سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں عالمی سطح پر رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس سے آپ کو اکثر آگاہ کرتے رہتے ہیں. آج جب ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے تو ہم نے اسے خصوصی طور پر اپنے پروگرام کا حصہ بنانا لازمی سمجھا. ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر اقوام متحدہ جو ہے وہ ہمیشہ بہت کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس بار اقوام متحدہ نے خبردار یہ کیا ہے کہ پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کا بہت بڑا سبب ہے. مائکرو پلاسٹک خوراک، پانی اور ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہے. جتنا زیادہ پلاسٹک ناظرین ہم جلاتے ہیں اتنا ہی زیادہ موسمی بحران کو بدتر کر رہے ہیں. لیکن اس مسئلے کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے اپنے پاس ہے. ہمیں پلاسٹک کا بے دریغ استعمال روکنا ہوگا. پاکستان کی بات کر لیں تو ناظرین پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. ہم پہلے ان ٹاپ 10 ممالک میں سے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے. گزشتہ سال 1700 سے زائد قیمتی جانیں ہم نے گنوائی ہیں. حالیہ جو سیلاب آیا تھا، تباہ کن سیلاب آیا تھا،
वर्ल्ड बैंक ने इस दौरान माली नुकसानात का तखमीना जो है वो 40 अरब अमरीकी डॉलर लगाया था। पाकिस्तान का कार्बन के आलमी अखराज में हिस्सा महज 1% से भी कम है, जबकि भारत दुनिया में आलूदगी फैलाने के एतबार से सरे फहरिस्त है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों को हमने देखा है कि एहसन अंदाज में निभा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने सैलाब मुतासिरीन की आलमी सतह पर जिस तरह आवाज़ बुलंद की और उस पर अमरीकी जरीदे टाइम मैगज़ीन ने उन्हें 2023 की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल किया है, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। लेकिन आज नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये ज़ोर दिया कि पाकिस्तान में इंसानी ज़िंदगी को सख्त मुतासर करने वाली शदीद गर्मी की लहर के तनाजुर में आलमी सतह पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की जानिब से क्या काविशें की जा रही हैं, आज इस पर एक रिपोर्ट है, वो देखिए। फिर हमारे साथ माहिर माहौलियात मुनीर अहमद साहब मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में मज़ीद बात कर लेंगे। आलमी यौम माहौलियात हर साल 1973 से 5 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के ज़ेरे सरबरस्ती मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल को दरपेश मसाइल मसलन आलूदगी, जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत, वसाइल के पायदार इस्तेमाल, बढ़ती हुई समुद्री सतह और ग़िज़ाई सिक्योरिटी के हवाले से आगाही का फ़रोग़ यकीनी बनाना है। रवां साल आलमी माहौलियात का उन्वान प्लास्टिक आलूदगी का हल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल आलमी सतह पर 400 टन से ज्यादा प्लास्टिक तैयार किया जा रहा है, जिसका निस्फ सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है और उसका माल 10% रिसाइकल किया जाता है। सालाना पैदा होने वाले प्लास्टिक का 19 से 23% झीलों, दरियाओं और समुद्रों में शामिल हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने प्लास्टिक के इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा सबब करार देते हुए आलमी बिरादरी से इसके रोकथाम के लिए इक़दामात की अपील की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत प्लास्टिक आलूदगी को खत्म करने के लिए इक़दामात को कानूनी शक्ल देने के लिए स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रही है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने जोर दिया कि अगरचे पॉलीथीन बैग में खरीदारी का सामान लेने से इनकार कर दें तो ये एक एहसन अमल होगा। 3.3 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जो है, फुजला जो है, वो क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और इसको ठिकाने लगाना किसी सेफ तरीके में ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में पाकिस्तान का अखराज 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर 10 ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक 152 इंतहाई वाक़यात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता बरस अगस्त में आने वाले सैलाब से 1700 से ज्यादा कीमती जानें चली गईं, जबकि 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कई शहर मुसलसल 3 सालों से दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शामिल रहे, जहां दर्जा हिरारत 53.7 डिग्री तक बढ़ गया है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। नुकसानात के अजाले के लिए इस इशू को COP27 अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी फोरम्स पर उठाया गया। COP27 समिट का एजेंडा तश्कील देने वाली शख्सियात में पहला नंबर पाकिस्तान की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का था, जिन्होंने कम तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतर तरीके से उजागर किया। डैमेज एंड लॉस फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त पाकिस्तान की काविशों का नतीजा था। मौसमियाती नुकसानात के शिकार ममालिक को इससे माली मुआवनत मिल सकेगी। शेरी रहमान की इन काविशों की बदौलत उन्हें अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल किया है। आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात शेरी रहमान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में कमी लाने और पाकिस्तान की काविशों में हिस्सा डालने वालों में पेश हैं। मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ, माहिर माहौलियात, उनसे बात करते हैं, इस मामले को ज़रा और समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम।
منیر صاحب، ہم پہلے ان 10 ممالک میں شامل ہیں جنہیں ماحولیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ کس قسم کے خطرات ہیں؟ کچھ کا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں، خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں ایک بہت بڑی تباہی ہے پاکستان کے اندر سیلاب نے مچائی، اس میں ہم نے دیکھا، لیکن کچھ اور ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے اور کیوں پاکستان اس ٹاپ 10 ممالک کے اندر شامل ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو تباہی آئی ہے پچھلے سال اور اس سال پھر توقع یعنی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پھر جو مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ ایک بار پھر تباہی مچائیں گی۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں بہت سارا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم ان 3 ملکوں میں شامل ہیں جن کے ہاں پانی کا شدید خطرات سے دوچار ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو اس وقت جو اس حال کا جو موضوع ہے وہ پلاسٹک کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے پلاسٹک کو ہم ختم کر سکتے ہیں جو صرف ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے، جس میں ڈسپوزیبل پلیٹس ہوتی ہیں، کراکری کی دوسری جو بھی ڈسپوزیبل ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو مینس ہے وہ ہمارے شاپنگ بیگز ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بہت ساری کوششوں کے باوجود، بہت ساری لیجسلیشن کے باوجود اپنے سنگل یوز جو شاپنگ بیگز ہیں یا سنگل یوز پلاسٹکس ہیں ان کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر پائیں۔ تو اب ہمیں کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جو پالیسیز ہم نے بنائی ہیں وفاقی سطح کے اوپر سنگل یوز پلاسٹکس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، جو پہلے پالیسی آئی تھی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ سول سوسائٹی کو ساتھ ملا کر، سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر ان پالیسیز کے اوپر جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جتنی بھی اس وقت جو ہم ہر سال جتنا پلاسٹک استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس اس کی ویسٹ جمع ہوتی ہے، تو ہم ہر سال K2 کے 2 پہاڑ بنا سکتے ہیں، K2 کے اوپر ایک اور K2 کا پہاڑ بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی ویسٹ جمع ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت کیا ہو رہا ہے منیر صاحب؟ آپ تو ماہر ماحولیات ہیں، آپ اب کی تو نظر دیکھیں ہوگی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے؟ اب دیکھیں حکومت نے اپنی سطح پر ظاہر ہے کہ لیجسلیشن بنا سکتی ہے، اس کے بعد جو اتھارٹیز ہیں اس کو اس پہ عمل کروانا ہے۔ انفارچونیٹلی کوئی ریسورسز کا فقدان ہے یا کوئی ول کا فقدان ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑا المیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم زیادہ تر آگہی کی طرف جا رہے ہیں، عوام کو کہتے ہیں کہ وہ کٹ ڈاؤن کریں، سنگل یوز جو پلاسٹکس ہیں، ایک دفعہ جو استعمال ہونے والے پلاسٹکس ہیں ان کو استعمال نہ کریں، لیکن ہم کبھی جا کر جو مینوفیکچررز ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے پیٹ باٹلز ہیں، وہ جتنے بڑے بڑے ہمارے کارپوریٹس ہیں بڑے پانی جو بوتلوں میں بند کر کے دیتے ہیں اور یا اپنی جو دوسرے بیوریجز کو استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے سیٹ ہیں، وہ بہت بڑے کارپوریٹس ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ اور اب تو وہ جو ہمیں پیٹ باٹلز دیتے ہیں، پہلے پھر کچھ تھک باٹلز آتی تھیں، اب تو بالکل انتہائی پتلی باٹلز آ رہی ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ہے جب گرمی ہوتی ہے یا ویسے ہی وہ جو پلاسٹک ہے وہ ان ڈرنکس کے اگر کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے اتنا وقت لگانے کے بعد اور اتنا ساری توانائی خرچ کرنے کے بعد، تو اس پر تھوڑی توانائی اس پر بھی خرچ کی جانی چاہیے ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ عوام کو تو بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پابند کیا جاتا ہے، لیکن بڑی جو فیکٹریز ہیں یا دیگر کارخانوں کی بات کر لیں ان کو بھی پابند کیا جانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ ابھی ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کاربن کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی ماحولیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی زیادہ کم ہے۔ باقی کچھ اور ممالک جو ہیں، جو کچھ بڑے ممالک ہیں خاص طور پر، وہ اس کی زیادہ ذمہ دار ہیں۔
पिछले साल हमने देखा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़े ममालिक की, और उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जी बड़े ममालिक जो हैं वो एक फ़ंड कायम कर रहे हैं, और इस फ़ंड में जो रकम जमा होगी वो ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं बड़े ममालिक के इन चीज़ों की वजह से, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, तो वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर ख़र्च की जाएगी। क्या कुछ पाकिस्तान को मिला है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट उसके तहत चल रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चल रहे हैं, ये बड़े ममालिक का वो जो फ़ंड था उसके तहत चल रहे हैं मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान में? नहीं, अब देखें, एक जो 2015 में जो बनाया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड, अभी तो उसी के अंदर लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। उसके बाद जो वल्नरेबल कंट्रीज थे, ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, डिजास्टर्स के हवाले से एक फंड बना था। एक जी साल जी के अंदर हमें तो उसके अंदर कोई अभी तक कोई ऐसी खातिर मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आई कि उसमें जी कुछ उसके कोई मैकेनिज्म बना हो, उसके अंदर कोई फंड्स डाले गए हों। तो बस ये लॉलीपॉप मेरा ख्याल है कि बड़ी अक़वाम जो हैं वो छोटी अक़वाम को दे देती हैं और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही होती हैं, और अपना भी जो रिसोर्सेज हैं उनको बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, और पोल्यूशन उसी तरह से फैलती जाती है। अब ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भी मल्टी नेशनल हैं। ये कोई हाँ पाकिस्तान का अपना कोई होता तो उसके ऊपर किसी ना किसी ने हाथ डाल देना था। लेकिन ठीक है। जो प्लास्टिक्स को बना रहे हैं या रॉ मटेरियल फ्राहम कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर है वो उससे भी बड़े मल्टी नेशनल कॉरपोरेट्स होंगे। तो अब जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, ये मल्टी नेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, इनको हमें किसी ना किसी फ्रेमवर्क में लाना होगा, ताकि वो ठीक है। जो भी वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमतों की जो पॉलिसीज बनती हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद हों, और जो ठीक है, हमारे और हम इदारे देखते हैं हैं कि उनको इतना। हमारी जो वज़ीर हैं जी मौसमियाती तब्दीली को लेकर और इस सारे मामले को लेकर, शहरी रहमान साहिबा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और इसीलिए उन्हें 100 जो दुनिया की बाहर से शख्सियात हैं उनका नाम भी शामिल किया गया। पाकिस्तान अपनी से एफर्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन एक जगह जहाँ कहीं ना कहीं हमें कोई कमी दिखाई देती है मुनीर साहब, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस पर रोशनी डालिए। वो ये है कि अवाम में हम कितना शऊर उजागर कर रहे हैं, कितने स्कूल्स में हम पहुंच रहे हैं, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, कितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम पहुंच रहे हैं, कितनी घरेलू औरतों के पास हम पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें हम ये बता सकें कि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अवामी आगही की मैं बात कर रही हूँ। उस हवाले से अगर हम मुहिम को मौसर बना लें तो आपको नहीं लगता कि इसके बेहतर नताइज हो सकते हैं मुनीर साहब? यकीनन जब आप शौरो आगाही की मुहिम चलाते हैं तो बहुत उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी पॉलिसीज तो मौजूद हैं गवर्नमेंट की, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से अमल तो नहीं हो रहा है। अब जी जैसे आपने सेनेटर शहरी रहमान साहबा की बात की, जी जी यकीनन वो उन्होंने जो भी स्पीचेस की हैं, जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट किया है, वो बहुत इफेक्टिव रिप्रेजेंट किया है, और बहुत एक लॉजिकली उसको प्रेजेंट किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, आपको पता है कि पिछले कोई 5-7 साल से जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काफ़ी पॉलिसीज आई हैं। मैंने पहले भी जी बात की कि हुकूमत पॉलिसीज देती है, लेकिन जो सरकार के इदारे हैं, जो ठीक है। जिस ब्यूरोक्रेसी ने इसके ऊपर काम करना होता है, वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं हिलकर नहीं देती है, कोई काम करके नहीं देती। तो मेरा ख्याल है कि जैसे सेनेटर शहरी रहमान साहबा के ज़ेर असर जो इदारे आते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो इदारे आते हैं, तो उनकी भी कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि जो ठीक है। फ्रेमवर्क फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे उस पे कितना अमल हुआ। और भाई जाहिर है कि ये सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है या एक मिनिस्ट्री का नहीं है, थोड़ा तो थोड़ा जो फॉलो अप लेना अक्रॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इस जी तरह के जो मामलात हैं वो जितना भी कोशिश कर लें शहरी रहमान साहिबा, अगर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो पॉलिसीज़ बना रही हैं, अपने तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा है। इसको देखना होगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है पाकिस्तान में, और फिर इस चीज़ को, इसका तदारुक करना होगा। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माहौलियात, हमें बता रहे थे कि जी क्यों पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिसीज़ होने के बावजूद अवाम जो हैं, जब हम अवाम की बात करते हैं तो उनमें क्यों इतनी आगाही नहीं है मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर, माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर। आगे बढ़ जाते हैं जी।
ایک اور بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، کچھ اس سے ملی جلی خبر ہم نے لاسٹ ایئر بھی آپ سے شیئر کی تھی، اور ابھی پھر سے خبر یہ ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کی زیر قیادت چلنے والی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار بڑھانے کے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ امریکی مطالبے کے برعکس اگلے ماہ سے تیل کی پیداوار 10 لاکھ بیرل یومیہ کم کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اشارہ بھی دیا کہ پیداوار میں یومیہ 5 لاکھ بیرل رضاکارانہ کٹوتی کے فیصلے کو بھی دسمبر 2024 تک توسیع دے دی جائے گی۔ ناظرین، مغربی ممالک نے اوپیک پر تیل کی قیمتوں میں کٹوتی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق چونکہ مغربی ممالک کی پابندیوں کے بعد روس نے خام تیل کی فروخت کے لیے چائنا، انڈیا اور پاکستان کی صورت میں نئے خریدار تلاش کر لیے ہیں، اس لیے سعودی عرب کی جانب سے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ روس کو براہ راست فائدہ پہنچا رہا ہوگا۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک کی پابندیاں ایک طرف روس کو تیل کی فروخت میں ناکام نہیں بنا پا رہی ہیں، تو دوسری جانب ماسکو نے یوکرینی حملے میں بیلجیم کے فراہم کردہ اسلحہ استعمال ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جس کی بیلجیم کے وزیر اعظم کو وضاحت دینا پڑ گئی ہے، اور وضاحت یہ آئی ہے کہ یوکرین کو اسلحہ صرف دفاع کے لیے فراہم کیا گیا تھا، جس پر ان سے وضاحت مانگی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، تیل کی پیداوار کے حوالے سے اوپیک پلس ممالک کے اپنے فیصلوں میں جو خود مختاری ہے وہ مغربی ممالک جو ہے ان کو کھٹک کیوں رہی ہے، اور ان فیصلوں سے روس کو جو بار بار کہا جاتا ہے فائدہ پہنچے گا، کس طرح سے یہ فائدہ پہنچ رہا ہوگا، اور پھر یہ بیلجیم کی جانب سے آج جو ایک وضاحت آئی ہے رشیا اور یوکرین کے معاملے کو لے کر، یہ ساری چیزیں ہم نے سموئی ہیں ایک رپورٹ کے اندر، آپ کو دکھا رہا ہے۔ سعودی حکومت 1 جولائی سے اپنے خام تیل کی پیداوار میں یومیہ 1 ملین بیرل کمی کرے گا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ اعلان اوپیک پلس کی ویانا میں کئی گھنٹوں تک چلنے والی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب کی قیادت میں 13 ممالک کی تنظیم اوپیک اور روس کی قیادت میں قائم 10 ملکی گروپ کا حالیہ اجلاس دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ روس اپنے ہاں تیل کی پیداوار برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ سعودی عرب خام تیل کی قیمتوں میں اضافے پر زور دے رہا تھا۔ اور میڈیا کے مطابق اوپیک پلس کے رکن ممالک نے 2024 سے یومیہ 40.46 ملین بیرل کے نئے پیداواری ہدف پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے ویانا میں اوپیک اجلاس کے بعد کہنا تھا کہ تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کمی جولائی کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ 2024 سے تیل کی مجموعی پیداوار میں یومیہ 14 لاکھ بیرل تک کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت توانائی کے مطابق سعودی عرب احتیاطی تدابیر کے طور پر اگلے سال دسمبر کے آخر تک یومیہ 5 لاکھ بیرل تیل رضاکارانہ طور پر کم نکالے گا۔ نئے فیصلے کے مطابق سعودی عرب کی یومیہ تیل پیداوار 90 لاکھ بیرل ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اوپیک پلس میں شامل ممالک دنیا کے خام تیل کا قریباً 40% پیدا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نئے فیصلوں کا تیل کی قیمتوں پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ اوپیک پلس پہلے ہی گزشتہ سال طے شدہ 20 لاکھ بیرل کی یومیہ کٹوتی پر عمل پیرا ہے، اور یہ مقدار عالمی طلب کا 2% بنتی ہے۔ اپریل میں اس نے 16 لاکھ بیرل یومیہ کی مزید رضاکارانہ کٹوتی پر اتفاق کیا تھا۔ دوسری جانب مغربی ممالک نے اوپیک پر تیل کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کرنے اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے عالمی معیشت کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سعودی عرب کے اس فیصلے کا فائدہ روس کو بھی پہنچے گا، جس نے اپنے تیل کی فروخت کے لیے نئے خریدار تلاش کر رکھے ہیں۔ مغربی ممالک کے مطابق اوپیک یوکرین پر ماسکو کے حملے پر مغربی پابندیوں کے باوجود روس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک طرف تیل کی قیمتوں پر عالمی سطح پر بحث چھڑی ہوئی ہے، تو دوسری طرف روس کے خلاف بیلجیم میں فراہم کردہ اسلحہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ تاہم بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو کا کہنا ہے کہ روسی حملے میں یوکرین کو فراہم کردہ اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اس نے یوکرین کو دیے گئے اسلحے کو صرف دفاع کے لیے استعمال کرنے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ تاہم یوکرینی حکام سے اس صورتحال کی وضاحت بھی طلب کی گئی ہے۔ ادھر یوکرینی فوج نے مشرقی محاذ پر باخمود شہر کے نواحی علاقوں کا دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ڈینیس کے علاقے میں یوکرین کے بڑے حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ ماسکو میں وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے 5 سیکٹر پر حملہ کیا گیا، جس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔
रिपोर्ट आपने देखी। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत की। जी हाँ, भारत, जिसका नाम लें तो जहन में एक जाबिराना और इंतहा पसंदाना मुल्क का तासुर मिलता है, जिसने कई दहाइयों से न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में लाखों कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रखा है, बल्कि भारत में भी अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग कर रखी है। यही वजह है कि सिखों की जानिब से खालिसा तहरीक एक बार फिर उरूज पकड़ रही है। हम बात कर रहे हैं जी आज ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक रेफरेंडम की, जिसमें 31,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान के हक़ में वोट दिया और आज़ाद रियासत के क़याम का मुतालिबा दोहराया है। हज़ारों सिख मर्द और ख़वातीन इन्होंने आज़ाद पंजाब रेफरेंडम कमीशन की ज़ेर निगरानी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान इस इवेंट को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इस मुतालबे को अवाम के कानूनी और जमहूरी हक़ के मनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, खालिस्तान रेफरेंडम के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये तीसरा मरहला था और इससे कबल बरतानिया के 7 शहरों में अक्टूबर 2021 में रेफरेंडम हुआ था। स्विट्ज़रलैंड, इटली और कनाडा में भी सिख अवाम भारत के तसल्लुत से आज़ादी के हक़ में अपना फ़ैसला दे चुके हैं। ये भारत की इंतहा पसंद और आमिराना सोच है नाज़रीन कि वहाँ आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं। इसी बारे में आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आप वो रिपोर्ट देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले रेफरेंडम में सिखों की अक्सरियत ने खालिस्तान के क़याम के हक में वोट दे दिया। रेफरेंडम का एहतमाम सिडनी में किया गया था, जिसमें 31,000 से ज़ायद सिखों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। खालिस्तान रेफरेंडम का सिडनी मरहला 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर नस्ल कुशी के बरसी के मौका पर मुनक़िद किया गया था, जब भारतीय हुकाम ने गोल्डन टेम्पल पर खूनरेज हमले के दौरान हजारों सिखों को हलाक कर दिया था। जनरल शबीक सिंह खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग सेंटर के बाहर हजारों सिख मर्दों खवातीन ने आज़ाद पंजाब रेफरेंडम कमीशन की निगरानी में अपना वोट कास्ट किया। इस रेफरेंडम के मौका पर सिख बिरादरी में जोशो वलवला बढ़ाने के लिए पंडाल के बाहर बैनर्स और पोस्टर्स अवेजा किए गए थे, जिन पर तहरीक के अगराज व मकासद और इसकी कामयाबी के लिए नारे दर्ज थे। रेफरेंडम में शरीक सिखों का मानना था कि इस तरह की जदोजहद कर रहे हैं जिस तरह हिंदुओं को अंग्रेज राज से आज़ादी मिली थी। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ाद करने की आखिरी जंग है। 2 हफ्ते कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहां उन्होंने सिडनी में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग रुकवाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वो सिखों को खालिस्तान के लिए हक के राय दही से रोकें। ताहम ऑस्ट्रेलिया ने यह कहकर साफ जवाब दे दिया कि वो अपने शहरियों को कानूनी और जमहूरी हक के इजहार से नहीं रोकेंगे। खालिस्तान कौंसिल की सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु का कहना था कि सिडनी में हजारों सिखों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो भारतीय कब्जे में हैं और उसका वाहिद हल आज़ादी है। मोदी जब ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ 4 ਕੋ ਵੈਨਿਊ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ को पंजाब एक बारी वापस स्थापित करी। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सिखों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है, जहां रेफरेंडम का तीसरा मरहला मुकम्मल किया गया। पहला मरहला इस साल जनवरी में मेलबर्न शहर में हुआ, जहां 50,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। दूसरा मरहला इसी साल मार्च में ब्रिस्बेन में हुआ, जहां 11,000 से ज्यादा सिखों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया था। बरतानिया के 7 शहरों में अक्टूबर 2021 में रेफरेंडम में हुआ। स्विट्जरलैंड, इटली और कनाडा के 2 मराकज़ में भी रेफरेंडम के लिए वोटिंग हो चुकी है।